तो आज का टॉपिक हमारा है चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक सेल, या इसको हिंदी में वैद्युत सेल कहते हैं। इस चैप्टर की पहली हेडिंग में लिखिए वैद्युत सेल। यदि आपसे पूछा जाए कि वैद्युत सेल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल क्या है, तो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, सबसे सादा लैंग्वेज में इसका परिभाषा, इसका डेफिनेशन दे सकते हो कि वह डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जी में करता है, यानी वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे वैद्युत सेल कहते हैं। ठीक है, यानी ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल। वह डिवाइस, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे वैद्युत सेल कहते हैं। ठीक, एक डेफिनेशन आप और दे सकते हो कि ए डिवाइस विच मेंटेन्ड ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट, यानी वह युक्ति जो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एक नियत विभवांतर मेंटेन कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है, ऐसी युक्ति को भी सेल कहते हैं। यानी एक परिभाषा ये भी होगी कि वह युक्ति जो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच नियत विभवांतर उत्पन्न कर सकता है, उसको वैद्युत सेल कहते हैं। ए डिवाइस विच मेंटेन्ड ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल। ठीक, एक छोटी सी बात यहाँ और जान लो, ये अभी मैंने आपको बताया है, ध्यान दीजिए, कि वह डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। इसी का उल्टा यदि आपसे कोई पूछ दे कि क्या कोई ऐसा डिवाइस है जो इसके रिवर्स काम करता है, यानी इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो ऐसा करने वाले को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सेल। तो आपसे पूछा जाता है कि क्या कोई ऐसा डिवाइस है जो इसका उल्टा भी करता है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कोई कन्वर्ट करता है? तो आप बता दीजिए हाँ, ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को, उस डिवाइस का नाम है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर, ये आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिए। तो जो ही आप सेल का डेफिनेशन देंगे कि वह डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। तो आपसे कोई ये पूछ दे कि क्या ऐसा भी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में कर सकता है, तो आप बता दीजिए हाँ, ऐसा डिवाइस है, और जो डिवाइस है उसे हम वोल्टामीटर कहते हैं। फिर पूछा जा सकता है क्या वोल्टामीटर का एग्जाम्पल कुछ दे सकते हैं? तो आप कुछ वोल्टामीटर बता सकते हो, जैसे सिल्वर वोल्टामीटर। सिल्वर वोल्टामीटर ये नोट में रहेगा, सिल्वर वोल्टामीटर, कॉपर वोल्टामीटर, कॉपर वोल्टामीटर। ठीक है, क्लियर? तो इलेक्ट्रिक सेल समझ में आ गया कि वह डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। या दूसरा डेफिनेशन दे सकते हो कि वह डिवाइस जो किसी सर्किट के दो पॉइंट के बीच कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकता है, उसे भी इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। ठीक, अब नोट में यदि आपसे पूछा जाए क्या कोई ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में करता है, तो बता दीजिए वोल्टामीटर। यदि पूछा जाता है कि कुछ वोल्टामीटर्स के नाम बताइए, तो आप बता दीजिए सिल्वर वोल्टामीटर, कॉपर वोल्टामीटर। ठीक, अब अगली हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ सेल। सेल के प्रकार।
देखिए बेसिकली सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल जिसको इंग्लिश में प्राइमरी सेल कहते हैं, और एक द्वितीयक सेल जिसको इंग्लिश में सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो सेल दो तरह का होता है, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल, दो तरह के सेल होते हैं। अब कोई पूछे प्राइमरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है, तो इसका सिंपल डेफिनेशन दे सकते हो कि वह सेल जिसमें भरे हुए केमिकल आपस में रिएक्ट करके केमिकल एनर्जी पैदा करते हैं और वह केमिकल एनर्जी सीधे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका यूज़ हम डिफरेंट वर्क में करते हैं। यानी आप सीधा सीधा बोल दो कि वह सेल जिसमें भरे हुए केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं और उनके रिएक्शन से केमिकल एनर्जी पैदा होती है और वह केमिकल एनर्जी सीधे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल का एग्जांपल पूछा जाए तो प्राइमरी सेल के एग्जांपल में सिंपल सेल, ड्राई सेल, लैग्रांजे सेल, डैनियल सेल, बहुत सारे प्राइमरी सेल हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब पूछा जाए सेकेंडरी सेल क्या है, तो वह सेल जिसमें केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं, उनके रिएक्शन से केमिकल एनर्जी पैदा भी होती है, लेकिन वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। हम बाहरी किसी सोर्स से इलेक्ट्रिक एनर्जी लेते हैं, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर सेल को देते हैं। तो सेल में ऑलरेडी केमिकल है, वो आपस में रिएक्ट किए हैं, उनके रिएक्शन से केमिकल एनर्जी पैदा हुई है, और हम बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी लेकर उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके सेल को दे दिए। तो सेल में पहले से केमिकल एनर्जी है और हम भी दे दिए, तो सेल की केमिकल एनर्जी, वो बढ़ी हुई केमिकल एनर्जी सीधे तब इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और सेकेंडरी सेल का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है नीफे सेल, लेड स्टोरेज सेल, नीफे सेल और लेड स्टोरेज सेल। अब प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के बीच यदि आप डिफरेंस जानना चाहें तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही होगा कि प्राइमरी सेल में केमिकल के रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी बनती है वो सीधे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन सेकेंडरी सेल में जो केमिकल हैं उनके रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। हम बाहरी सोर्स से इलेक्ट्रिक एनर्जी लेते हैं, उसे केमिकल में कन्वर्ट करते हैं, जिससे सेल की केमिकल एनर्जी वो बढ़ी हुई इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दूसरा, प्राइमरी सेल एक बार जब बेकार, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी केमिकल होते हैं उनके रिएक्शन की एक लिमिट है, एबिलिटी है, एक एबिलिटी हर केमिकल के रिएक्शन की एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी से ज़्यादा वो रिएक्ट नहीं कर सकते। इसलिए प्राइमरी सेल में जो आप केमिकल भरे हो उस केमिकल की भी अपनी रिएक्शन की लिमिट है, वो उस लिमिट तक वो रिएक्ट करते हैं, उसके बाद उनका रिएक्शन एबिलिटी खत्म हो जाती है और सेल बेकार हो जाता है। तो प्राइमरी सेल एक बार बेकार हो जाए तो उसे हम फेंक देते हैं, यानी ये यूज एंड थ्रो है। जैसे आप टार्च में जो सेल लगाते हो, घड़ी में जो सेल लगाते हो, रिमोट में जो सेल लगाते हो, ये सब प्राइमरी है। आप देखते हो कि घड़ी में सेल लगा दिया तो सेल डाउन हो जाता है, उसके बाद फेंक देते हैं उठा करके। तो प्राइमरी सेल यूज एंड थ्रो है। लेकिन जो सेकेंडरी सेल है ये चार्जेबल सेल है, रिचार्जेबल, इसको बार बार चार्ज करके यूज में ला सकते हैं। जैसे हमने कहा ना कि सेकेंडरी सेल में बाहरी सोर्स से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी लेते हैं तो वही चार्जिंग इसी को कहते हैं। तो यानी सेकेंडरी सेल को बार बार चार्ज करके आप यूज कर सकते हो, और ये यूज एंड। अब दोनों में कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई है। इसकी अच्छाई ये है कि इस सेल को यूज करने के लिए किसी बाहरी इलेक्ट्रिक सोर्स की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे सेल रखे रहिए, अपना यूज कर लीजिए। लेकिन इसके लिए आपको कोई न कोई बाहरी सोर्स से एनर्जी लेनी पड़ेगी, चार्जिंग सोर्स चाहिए। ठीक है, ये इसमें यह है कि एक बार सेल बेकार हो गया तो फिर सारा पैसा खत्म, नुकसान खत्म, फेंक दिया जाए। इसको हम चाहे तो बार बार चार्ज करके
यूज कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैंने बताया कि नीफे सेल और लेड स्टोरेज सेल, इसका दो एक तो डिफरेंस भी लिख लीजिएगा। ठीक, अब सेल से रिलेटेड कुछ टर्म पढ़ने के पहले अब हम लोग की अगली हेडिंग होगी सम टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सेल, यानी वैद्युत सेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण राशियां, वैद्युत सेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण राशियां। ठीक है, तो सम टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सेल। लेकिन इलेक्ट्रिक सेल से रिलेटेड कुछ टर्म पढ़ने के पहले हम लोग जरा सेल के बारे में शॉर्टकट में जान लें। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि आप इलेक्ट्रिक सेल केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, हमको लगता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रिक सेल पढ़ाया गया होगा, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन हल्का सा सिंपल सेल का एक फंक्शनिंग आपको बताते हैं जिससे थोड़ा सा सेल का टर्म पढ़ने में आपको सुविधा हो जाएगी। ठीक, तो सम टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सेल पढ़ने के पहले सेल के सिंपल सेल के बारे में थोड़ा सा देखिए। जैसे आपको सिंपल सेल बनाना हो तो क्या करिए कि एक ग्लास का कंटेनर ले लीजिए। तुमको यदि चाहते हो सिंपल सेल घर बनाना तो एक ग्लास का कंटेनर ले लीजिए और उसमें H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन डाल दीजिए। H2SO4 का मतलब कैसे एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे भाई? क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए इस कंटेनर में पानी भर दो और उसी में थोड़ा सा H2SO4 डाल दीजिए। तो पानी में किसी चीज़ का घोल बनता है तो उसी को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं ना। तो आपको एक ग्लास का कंटेनर लेना है या प्लास्टिक का ले लीजिए और उसमें पानी भर लो और उसी में थोड़ा सा H2SO4 डाल दीजिए तो एक्वस सॉल्यूशन बन गया। उसके बाद आप एक जिंक का प्लेट लाइए, इसमें डाल दीजिए और एक कॉपर का प्लेट इसमें डाल दीजिए। ये जिंक का प्लेट है और ये कॉपर का प्लेट है। सेल तैयार। तो सिंपल सेल बनाना बहुत आसान है। एक ग्लास या प्लास्टिक का कंटेनर लिया, पानी भर दिया, उसी में थोड़ा सा H2SO4 डाल दिया। उसके बाद एक तो रॉड या प्लेट जिंक की या एक तो कॉपर की डाल दीजिए, आपका सेल तैयार हो गया। लेकिन ये सेल तो बन गया, लेकिन इसमें कोई कैथोड प्लेट कोई एनोड प्लेट नहीं है और न ही इसमें कोई रिएक्शन हो रहा है। तो से कोई भी सेल आप लेंगे तो उसमें तभी प्रोसेसिंग शुरू होगी, तभी रिएक्शन शुरू होगा, तभी वो सेल काम करना शुरू करेगा जब उसको किसी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप सेल से बल्ब जलाना चाहते हैं, तो जब सेल से बल्ब को जोड़ दोगे तो जो बल्ब को जोड़े तब सेल अपना काम करना शुरू कर देगा। सेल के अंदर सारे रिएक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे। या मान लीजिए आप मीटर ब्रिज से किसी तार का रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो, तो जो ही मीटर ब्रिज को सेल से कनेक्ट करोगे सेल की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक किसी सेल को आप किसी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ोगे नहीं तब तक सेल की प्रोसेसिंग या वर्किंग स्टार्ट नहीं होगी। ठीक, तो आखिर सेल की वर्किंग या सेल की प्रोसेसिंग जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए आपको सेल को किसी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए हमने एक बल्ब ले लिया, बल्ब, और इसके दोनों एंड को बैटरी से जोड़ दिया। ये बल्ब है। अब मान लीजिए इसकी स्क्रीन को हमने कॉपर प्लेट से जोड़ दिया और इस बल्ब के दूसरे टर्मिनल को हमने जिंक प्लेट से जोड़ दिया। जितना भी बिजली का सामान है उसमें दो टर्मिनल होते हैं ना, जैसे बल्ब है, पंखा, सब में दो दो तार देखा होगा, दो प्लग खोजते हैं, नहीं देखे हो? तो बल्ब में भी क्या टर्मिनल है? तो बल्ब का एक टर्मिनल किससे जोड़ दिया और दूसरा, तो जो ही बल्ब का एक टर्मिनल कॉपर से और दूसरा टर्मिनल जो ही जोड़ते हो, जोड़ते ही सबसे पहला काम होता है कि आपका जो H2SO4 सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट्य है, वह तुरंत दो आयन में ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन। जो ही आपने सर्किट कंप्लीट की
ज्यों ही बल्ब को सेल से जोड़ा, सबसे पहला काम सेल के अंदर क्या हुआ कि सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है वैद्युत अपघट्य है H2SO4, वो तुरंत 2 आयन में डिसोसिएट हो गया, 2 आयन में टूट गया। दूसरा काम क्या होता है कि ये जो जिंक की प्लेट है इसमें सारे जिंक के एटम भरे हैं, तो जिंक की जो प्लेट लिए हो इसमें जो जिंक के एटम्स हैं वह एक एटम अपने भीतर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और निकाल के जिंक आयन बन जाता है, और जिंक आयन बन के वो सॉल्यूशन में आ जाता है। तो मान लीजिए इस जिंक प्लेट का एक एटम ने अपने भीतर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के तुरंत क्या बन गया, जिंक आयन, और जिंक आयन बनकर किस में आ गया, सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट में पहले से कौन कौन से आयन मौजूद थे, हाइड्रोजन आयन, सल्फेट आयन, अब और कौन मौजूद हो गया, जिंक आयन। तो जिंक का एक एटम अपने भीतर से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वह जिंक प्लेट में ही रह जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। आज जिंक का एटम जब जिंक आयन बन गया तुरंत इससे आकर इलेक्ट्रोलाइट में चला गया। तो मान लीजिए यदि 1000 जिंक के एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हो तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, 2000। तो वो 2000 इलेक्ट्रॉन इसी जिंक प्लेट में ही रहते हैं, प्लेट पर ही रहते हैं, और वो 2000 जिंक आयन किस में आ गए। तो जब वो सारे जो जिंक अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं वो सारा इलेक्ट्रॉन किस पर रहता है, प्लेट पर। तो जिंक प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है कि नहीं, इसलिए तुरंत जिंक प्लेट कैथोड प्लेट बन जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि जिस पर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या नॉर्मल से ज़्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता जिस पर हो गई वो नेगेटिवली चार्ज हो, तब ये प्लेट कैथोड बन जाता है। ठीक। तीसरा काम क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट के भीतर जो हाइड्रोजन आयन है वह सीधे कॉपर प्लेट पर पहुंचते हैं, और कॉपर चूंकि बेहतरीन इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये हाइड्रोजन आयन किस पर पहुंचते हैं और कॉपर प्लेट से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, हाइड्रोजन गैस बन जाते हैं। तो अब मान लीजिए 1000 हाइड्रोजन एटम कॉपर पर पहुंचे तो कॉपर से एक एटम का इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यदि 1000 कॉपर हाइड्रोजन एटम आयन प्लेट पर पहुंचे कॉपर पर तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2000। तो 2000 कॉपर प्लेट से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने 2000 इलेक्ट्रॉन ले लिया और H2 गैस बन गया। तो अब कॉपर से चूंकि 2000 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने लिया इसलिए कॉपर पर 2000 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और जिस भी प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, डिफिशियंसी होगी, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये एनोड बन जाएगा। इस तरह से इस सेल का एक टर्मिनल कैथोड बन गया, एक टर्मिनल एनोड बन गया। जो एनोड बना उसका पोटेंशियल हाई हो गया 0 से ज्यादा, और जो कैथोड प्लेट होता है उसका पोटेंशियल 0 से कम हो गया। अब इसका पोटेंशियल हाई हो गया, इसका पोटेंशियल, अब इससे जिस पॉइंट को कनेक्ट किया वहां का भी पोटेंशियल हाई हो गया, और इससे जिसको कनेक्ट किया वहां का पोटेंशियल लो हो गया, क्योंकि नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल हमेशा 0 से कम होता है और पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल हमेशा 0 से। तो इस प्लेट का पोटेंशियल हाई है, इसका, तो जिस टर्मिनल को इससे जोड़ोगे उसका पोटेंशियल और जिसको इससे जोड़ोगे पोटेंशियल, यानी जो एक्सटर्नल सर्किट था बल्ब उसके भी दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल में डिफरेंस हो गया, इसका हाई हो गया, इसका लो हो गया, बोलो। और जो ही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हुआ अपने आप पूरे रेजिस्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा जिसका डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया इस बल्ब में तो इसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगने लगेगा और सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मोशन करने लगेंगे और पूरे रजिस्टर में करंट फ्लो होने लगेगी। यही कहानी होती है। ठीक। अब चूंकि ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट
तो जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्लेट पैरेलल रखोगे तो उनके भी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी क्रिएट हो गया तो इसमें भी जितने आयन्स हैं उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, तो पॉजिटिव आयन पर इधर और नेगेटिव आयन पर इधर, और ये भी आयन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मूव करने लगेंगे। तो जब तक ये आयन मूव कर रहे हैं तब तक इसका पोटेंशियल हाई, इसका तब तक यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन, तब तक इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगेंगे यूनिडायरेक्शनल, और तब तक सर्किट में करंट फ्लो होती रहेगी और सेल काम करता रहेगा। जहाँ कुछ गड़बड़ी हुई, इसमें फ्लो वगैरह गड़बड़ी हुई तो तुरंत इसके पोटेंशियल चेंज होने लगेगी, करंट गड़बड़ा जाएगा। समझ में आया? तो ये सब चलता रहता है और पूरी सर्किट में करंट फ्लो होती रहती है, बल्ब जलता रहता है। ठीक, अब यहाँ पर 2-3 बात समझनी है। सेल के अंदर की जो दुनिया है, ये पूरी सेल के अंदर की जो दुनिया है इसे इंटरनल सर्किट कहते हैं। इंटरनल या इंटरनल पार्ट ऑफ सर्किट। और सेल के बाहर की जो पूरी दुनिया है सब तार से लेकर है सब, इसी को एक्सटर्नल सर्किट कहते हैं। एक्सटर्नल सर्किट कहते हैं। ठीक, और इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट मिला करके इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। इलेक्ट्रिक, इसलिए यदि कहीं केवल सेल रखा हो तो उसे भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं कह सकते। कहीं खाली बल्ब रखा हो या कोई रजिस्टर रखा हो तो उसे भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट, जब सेल और रजिस्टर यानी बल्ब वगैरह आपस में कनेक्टेड हो तब उसको कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे, तब उसे कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। और ये सर्किट का इंटरनल पार्ट है, ये सर्किट का, ये दोनों मिलके कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। इसलिए कहीं भी, जैसे मान लीजिए आपको एक सेल दे दिया गया, सेल का सिंबल ये है और एक रजिस्टर जोड़ दिया गया, तो चूंकि यहाँ देख रहे हो कि रजिस्टर भी है और सेल भी है, अब ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट है, कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट है। यदि खाली रजिस्टर होता तो भी सर्किट नहीं कहते, खाली सेल होता, हाँ, तो ये चूंकि सेल और रजिस्टर दोनों जब आपस में जुड़ जाते हैं तब वो कंप्लीट सर्किट बनाते हैं। क्लियर? अब यहाँ दूसरी बात, एक तो ये हो गया इंटरनल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट दोनों मिलकर। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इलेक्ट्रोलाइट के भीतर जब ये आयंस फ्लो होते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल से टकराते हैं। इसमें सब H2SO4 भरा है ना, तो जब आयंस मोशन करेगा तो इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल से टकराएगा, बोलो, और टकराएगा तो इसके रास्ते में रुकावट होगी कि नहीं? भाई तुम ही जा रहे हो और कहीं लड़ जाओ तो तुम्हारे रास्ते में रुकावट हुई कि नहीं? इसी रुकावट को फिजिक्स के लैंग्वेज में रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब ये आयंस इलेक्ट्रोलाइट के भीतर फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल से इनका टक्कर होता है, कोलिजन होता है, जिससे इनके रास्ते में इसी रुकावट को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्यों इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं? क्योंकि ये रेजिस्टेंस, ये रुकावट इंटरनल सर्किट में हुआ है, इसलिए जो रुकावट हुई या जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ उसको, और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और दूसरी चीज, जब ये टकराते हैं तो इनकी कुछ एनर्जी लॉस भी हो जाती है। तो सेल के अंदर चूंकि जब आयंस फ्लो कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल से टकरा रहे हैं तो उनकी एनर्जी, उनके रास्ते में रुकावट हो रही है। तो चूंकि ये रुकावट इंटरनल सर्किट में होता है इसलिए इस रुकावट को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। चूंकि ये रुकावट, इसलिए इसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, इसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब इंटरनल सर्किट में रुकावट, इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब इंटरनल सर्किट में जब भी रुकावट होगी तो एनर्जी गारंटी। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन कर रहा है उसके रास्ते में तो एनर्जी लॉस होगी। अब जरा एक्सटर्नल पार्ट में चलिए। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं
तो ये भी मेटल जो ये जो आपका सर्किट है इसके मॉलिक्यूल से टकराते हैं। भाई मान लीजिए कापर का तार है, इसमें सारे कापर के एटम भरे हैं नहीं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे कापर एटम से, वहां भी इनके रास्ते में रुकावट हुई। तो चूंकि ये रुकावट, इसलिए इस रुकावट को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्यों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं? रेजिस्टेंस इसलिए कहते हैं कि चार्ज जो मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके रास्ते में रुकावट हुई, इसलिए रेजिस्टेंस हुआ। चूंकि एक्सटर्नल सर्किट में हुआ इसलिए, और इसे डिनोट करते हैं। और इस रुकावट के कारण भी एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ये इलेक्ट्रिक सेल का सामान्य प्रोसेसिंग है। ठीक, अब हेडिंग लिखिए। क्या हेडिंग लिखे हैं? सम टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सेल। मिटा दें इसको। सम टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सेल, उसमें सबसे पहला टर्म सम टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सेल। सम टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सेल, उसमें पहला टर्म इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। इंटरनल रेजिस्टेंस यानी इसको हिंदी में आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या? किसी सेल का वह गुण, यदि आपसे पूछा जाए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है तो बता दीजिए कि किसी सेल का वह गुण जिसके कारण सेल की कुछ एनर्जी सेल के भीतर ही नष्ट हो जाती है, उसी को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी सच प्रॉपर्टी ऑफ ए सेल ड्यू टू विच सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ सेल इज लॉस्ट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल का वह गुण जिसके कारण सेल की कुछ एनर्जी सेल के भीतर ही नष्ट हो जाती है, उसे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, तो यदि आपसे कोई पूछे कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या, बताइए सच प्रॉपर्टी ऑफ ए सेल ड्यू टू विच सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ सेल इज लॉस्ट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, अब इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें जान लीजिए। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 4 क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। पहला, एरिया ऑफ प्लेट्स इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। एरिया ऑफ प्लेट इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तीसरा, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और चौथा, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इन 4 क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। ठीक, किस पर? एरिया ऑफ प्लेट। कैसे डिपेंड करता है समझिए। किसी सेल के भीतर जो प्लेट लगाए होते हैं, एक कैथोड एक, वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट में डूबे रहेंगे, उनकी जितनी ज़्यादा एरिया इलेक्ट्रोलाइट में डूबी रहेगी, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। और जितना ही कम एरिया डूबी रहेगी, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा। दूसरा, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। जो इलेक्ट्रोड्स हैं 2, कैथोड और, वो जितना ही उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा,
सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रोड जितने ही पास होंगे इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। यानी जो कैथोड और एनोड है उनको जितना पास कर दोगे इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और जितना दूर कर दोगे दोनों प्लेट को, हाँ। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपने जो H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन लिया है वह यदि ज़्यादा कंसंट्रेट है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और यदि कम कंसंट्रेट है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। और टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर यदि ज़्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, और यदि इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर कम है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इस तरह से किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इन 4 क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है। अब आप सेल बना रहे हो और आप चाहते हो कि हम कम इंटरनल रेजिस्टेंस वाला सेल बनाएं, तो क्या करोगे? प्लेट की ज़्यादा एरिया इलेक्ट्रोलाइट में डुबा देंगे, कैथोड के बीच का डिस्टेंस कम कर देंगे, कंसंट्रेशन कम कर देंगे और इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ा देंगे। ठीक, अब इसमें दूसरी एक चीज समझने वाली है, ध्यान से सुनिए। इंटरनल रेजिस्टेंस इज डीमेरिट ऑफ एनी सेल, यह किसी सेल का दोष है। आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का एक दोष है, डीमेरिट है। क्यों डीमेरिट है? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण सेल की कुछ एनर्जी सेल के अंदर ही नष्ट हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज द डीमेरिट ऑफ एनी सेल बिकॉज ड्यू टू इट सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ सेल इज लॉस्ट इनसाइड द सेल। ठीक, तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल की क्या है? डीमेरिट है, दोष है, क्योंकि इसके कारण सेल की कुछ एनर्जी सेल के अंदर ही। दूसरी, वे सेल बहुत अच्छे माने जाते हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो, नगण्य हो, क्योंकि जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो एनर्जी का लॉस बहुत कम होगा। और ऐसे सेल जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो, ऐसे सेल जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस, उन्हें आइडियल सेल कहते हैं, आदर्श सेल। आइडियल सेल यानी आदर्श सेल कहते हैं वह सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो, उन्हें आइडियल या। लेकिन एक बात यहाँ ये भी बता दूं कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन आइडियल सेल। आइडियल सेल का बनना या बनाना असंभव है, आइडियल सेल नहीं बन सकता। ठीक, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन एन आइडियल, बन नहीं सकता। लेकिन एक सवाल पूछा जाता है कि वर्तमान में किस सेल को हम आइडियल मानते हैं? वर्तमान में हम किस सेल को आइडियल सेल मानते हैं? कोई बताएगा? वेस्टर्न कैडमियम सेल। वेस्टर्न कैडमियम सेल at 20 degree Celsius is considered as ideal cell। इस वर्तमान समय में मॉडर्न टाइम में वेस्टर्न कैडमियम सेल को ही हम आइडियल सेल मानते हैं। ठीक, ये रहा इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरा टर्म लिखिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी इसको हिंदी में टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसको हिंदी में टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक, अब देखिए टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं। अभी मैंने बताया कि मान लीजिए यह एक रेजिस्टर है
इसको आप सेल से जोड़ दिए। मान लीजिए सेल के 2 इलेक्ट्रोड है, सेल है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये सेल हो गया ये। अब हमने क्या बताया था आपको कि जब किसी एक्सटर्नल सर्किट को सेल से जोड़ दोगे तो एक्सटर्नल सर्किट के 2 पॉइंट के पोटेंशियल में डिफरेंस हो जाएगा, जिससे पूरे सर्किट के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलने लगेंगे, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो मेटल के मॉलिक्यूल से टकराते हैं। ठीक, All the class teachers kindly come to my office after the prayer. तो ये जब फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट ये कंडक्टर के मॉलिक्यूल से, तो इनकी एनर्जी, तो यदि किसी सर्किट में 1 कूलम चार्ज का फ्लो कराया जाए तो सर्किट के एक्सटर्नल पार्ट में, इंटरनल में नहीं, सर्किट के कुल जितनी एनर्जी लॉस होती है उसी को, यानी आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन दे सकते हो कि द टोटल अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सर्किट ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी 1 कूलम आवेश के प्रवाह के दौरान परिपथ के बाह्य भाग में व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए हमने किसी सर्किट में Q कूलम चार्ज का फ्लो किया और W जूल एनर्जी व्यय हुई सर्किट के एक्सटर्नल पार्ट में, तो 1 कूलम फ्लो करेंगे तो कितनी व्यय होगी? यदि हम किसी परिपथ में Q कूलम चार्ज प्रवाहित किए तो बाह्य परिपथ में कितनी ऊर्जा व्यय हुई? तो 1 कूलम फ्लो करेंगे तो कितनी व्यय होगी? तो 1 कूलम फ्लो करने में जो व्यय होती है उसी को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। यानी टर्मिनल विभवांतर का फार्मूला हो जाएगा व्यय वैद्युत ऊर्जा केवल एक्सटर्नल पार्ट में अपॉन आवेश। ठीक, तो इस तरह से आपको हमने 2 टर्म पढ़ाया सेल का, एक इंटरनल रेजिस्टेंस और एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बाकी इसकी चर्चा अगले पार्ट में की जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।